आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं डेली करंट करेंगे 22 और 23 जून का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ आपको पहले नेशनल अफेयर्स में यूपीएससी की तरफ ले चलता हूँ। तो यूपीएससी क्या कह रहा है कि यूपीएससी ने लॉन्च किया एक प्रतिभा सेतु पोर्टल, या तो ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो भी नॉन सेलेक्टेड सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है जिन्होंने प्री दिया हो, मेंस दिया हो, उसका इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरिट में नाम नहीं आया और कम स्कोर के जो नाम नहीं आ पाया, तो उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है ये प्रतिभा सेतु पोर्टल। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है प्रतिभा सेतु एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत जो भी नॉन रिक्रूटमेंट यूपीएससी कैंडिडेट है उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। कौन से नॉन रिक्रूटमेंट यूपीएससी कैंडिडेट? ये वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया हो, मेंस दिया हो, उसके बाद इंटरव्यू भी दिया हो, उसके बाद जो है उनका रिकमेंडेशन नहीं आया, उसके बाद जो है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो, वही जो है इस प्रतिभा पोर्टल के लिए जो है या प्रतिभा सेतु पोर्टल के लिए जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, सेतु का मतलब तो डिजिटली होता है और प्रतिभा का मतलब ये कितना मतलब काबिल है तब भी जो है जॉब नहीं मिल पाती, उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया। अभी कौन कौन से एग्जाम इसके लिए एलिजिबल है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि इसमें एग्जाम एलिजिबिलिटी आनी चाहिए थी, एलिजिबिलिटी और एग्जाम में आ जाए तो कंटेंट राइटर मिस्टेक कर दिया, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं ग्रामर को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से एग्जाम इसमें एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विस जो कि आईएएस बनाते हैं वो वाले एग्जाम से एलिजिबल है, इसके साथ आप डिफरेंट एग्जाम देख सकते हो कि सिविल सर्विस, उसके साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका सीएपीएफ जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ में जाते हैं या बीएसएफ में जाते हैं वो भी एलिजिबल है, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस, उसके साथ जो सीडीएस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, सारे के सारे इसमें एलिजिबल है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि कौन एलिजिबल नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन एलिजिबल है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स इसमें एलिजिबल है जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन बात करें एनडीए की, एनडीए इसमें एलिजिबल नहीं है। प्रभा सेतु के अंतर्गत जिन्होंने एनडीए क्लियर किया हो वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ जो लिमिटेड एग्जाम्स होते हैं, जो इंटरनल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो भी इसके एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अब प्रभा सेतु पोर्टल क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया naukri.com की तरह है, ये गवर्नमेंट का जो है naukri.com है जहाँ पे सिर्फ जो यूपीएससी में जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। ये क्या काम करने वाला है, ये एक तरह से ब्रिज गैप कवर करने का काम करने वाला है डिजर्विंग एस्पिरेंट और जो रिक्रूटर है इनको। ठीक है, रिक्रूटर गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे naukri.com में क्या होता है, लॉगिन बेस्ड पोर्टल होता है, वैसे ये लॉगिन बेस्ड पोर्टल होने वाला है और इसमें जो भी यूपीएससी कैंडिडेट सारे स्टेट्स क्लियर करता है उसके बाद में रिक्रूटमेंट नहीं होता वो इसके लिए एलिजिबल है। मोस्टली ये सिविल सर्वेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है और पहले चलाया जा रहा था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, उसको बंद किया गया है और अब जो है ये प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया उसकी जगह पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ है तो आपको समझ आ गई होगी, मैं एक थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो यूपीएससी कैंडिडेट जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उसके बाद मेरिट में नाम नहीं आया, वो जो है इसके लिए एलिजिबल है और ये प्राइवेट में भी हो सकता, प्राइवेट में जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, सिंपल। अब हम समझते हैं क्या इसमें की फीचर्स हैं। की फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लेसन नोट में आते हैं, तब भी एक बार कवर कर लेते हैं। ये अंश्योर करता है कि वेरीफाइड एम्प्लॉय हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, प्राइवेट की तरफ से हो सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया इसके बारे में। तो इसमें कैंडिडेट को कौन कौन से पोस्ट मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट मिल सकता है, गवर्नेंस, रिसर्च, पॉलिसी और भी बहुत कुछ। तो बहुत जो भी जितने भी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी के बारे में बात करें तो सिविल सर्विस में जो भी तैयारी करता है उसका नॉलेज बहुत वास्ट हो जाता है, वो बहुत कुछ चीज़ सीख जाता है, तो उसी के लिए जो है इनको एडमिनिस्ट्रेशन रोल में रखा जाएगा और कितना सच्चाई है कितना झूठ है वो तो इंप्लीमेंट होगा उसके बाद पता लगेगा, बट अभी के लिए जो है प्रतिभा सेतु आपको याद करके चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज में आपको लेके जाता हूँ वन नेशन वन टाइम के ऊपर। आपने अब तक सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये क्या चीज़ है वन नेशन वन टाइम? तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर जोशी जी ने जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की लीगल मैथोलॉजिकल रूल 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको आईएसटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बेसिस में जो है हमारा पूरा कंट्री का जो है टाइम डिसाइड होता है और ये कितना रहता है 5.5 घंटे आगे जो यूनिवर्सल टाइम सिस्टम है उसके। तो ये क्यों किया गया, ये क्यों मैंडेट किया गया कि जितने भी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक लेते हैं या मान सकते हो कि जो कंपनीज रहती है वो जो है कभी वो यूएस का टाइमलाइन यूज़ करते हैं, कभी वो यूरोप यूनियन का टाइमलाइन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या चक्कर होता है कि इसमें साइबर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके जो लॉग होता है
उधर जो है टाइम अलग रहता है और जो नॉर्मल IST टाइम है वो अलग रहता है, तो साइबर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी के से मैंडेट किया है कि ऑल लीगल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी उनको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ अलाइन करना पड़ेगा, IST के साथ अलाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है। और इसके साथ बोला गया कि ये जो है एक तरह का वन नेशन वन टाइम रहने वाला है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत पूरे इंडिया में एक ही इलेक्शन होने की बात करते हैं, वैसे ही वन नेशन वन टाइम के अंतर्गत पूरे इंडिया में जो है एक ही टाइम रहेगा। सारी कंपनीज को एक ही टाइम फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई कंपनी US बेस्ड टाइम यूज़ कर रही हो और कोई कंपनी जो है यूरोप यूनियन टाइम यूज़ कर रही हो, ठीक है। तो अब सारी की सारी जितने कंपनीज है उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करना पड़ेगा। ये जो है इम्प्लीमेंट करने का काम होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। तो कंज्यूमर अफेयर्स इसको लीड कर रही होंगी। इसके साथ आपको याद रखना है कि इसरो भी पार्ट है और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी जो है इसका पार्ट रहने वाली है, ठीक है। तो पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे और IST के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। देखो ये हम ले लेते हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप में जो है डिफरेंट टाइम जोन डिवाइड किए हुए हैं, आपने डेफिनेटली बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन तब भी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ऐसे। तो डिफरेंट टाइम जोन में बांटे हुए हैं और जो सेंटर में जब आपका टाइम मिलेगा जिसमें 0 टाइम जोन जिसको बोला जाता है वो मिलेंगे आपको ग्रीनलैंड जो कि UK में है एक, ठीक है, वो मिलने वाली UK में, याद रख लो, ये ग्रीन वाला छोड़ दो। UK में जो है वो जो है 0 टाइम लाइन के थ्रू जाती है। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ऐसे जो है 530+ UST यूनिवर्सल टाइम जोन जो है उसके बेस पे जो है मिर्ज़ापुर जो है वहाँ से जो है ये टाइमलाइन जाता है और उसके बेस पे जो है पूरे इंडिया का जो है टाइम डिसाइड होता है। तो बोला गया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो फॉलो करना पड़ेगा सारे जितने भी कंपनीज हैं उनको। अब इसके अंतर्गत बोला गया टोटल 5 रीजनल लेबोरेटरीज भी बनाई जाएंगी। कहाँ पे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और फिर गुवाहाटी। किस कारण की वजह से कि जो भी क्लॉक का जो टाइम होने वाला है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करना है क्लॉक का टाइम, वो टाइम जो है सेम रहे, इसकी वजह से जो है ये 5 जगह चॉइस किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और फिर गुवाहाटी। ये टोटल 5 लोकेशन आपको याद रखते हुए चलना है। ये 5 लोकेशन में क्या होने वाला है, ये 5 लोकेशन में जो है एक तरह से एटॉमिक क्लॉक जो है सेटअप किया जाएगा, उसके साथ ही जो है सिंक्रोनाइज्ड टाइम प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, मतलब NTP कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देते, चलो NTP मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल, इसके बारे में समझते हैं। नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली साइबर अटैक्स होते क्यों हैं। साइबर अटैक इसलिए होते हैं कि सिस्टम में जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। ट्रांजिशन का टाइम अलग हो गया, लॉक का टाइम अलग हो गया, उसके साथ जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, जो क्लर्क रहेगा वो टाइम अलग हो गया। बैंक के बारे में बात करते हो तो उस केस में साइबर अटैक होना बहुत ईजी हो जाता है और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सबको सिंक करने के लिए कि सबका टाइम जो है सेम हो, उसी के लिए जो है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। लेकिन नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का एक प्रॉब्लम है कि ये जो है मिली सेकेंड में जो है अपना जो टाइम है वो नाप सकता है। कुछ भी अगर लॉग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मिली सेकेंड में जो है नाप सकता है। तो इसी के लिए एक और प्रोटोकॉल यूज़ किया गया। अब प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस होती है ना, तो वही जो है नेटवर्क टाइम जो है ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है कि सारे सिस्टम का किस तरह से जो है टाइम सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट PTP का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स। इसमें क्या रहने वाला है, प्रिसीजन टाइम सेट करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत इसका काम होता है कि मिली सेकेंड्स को जो है कन्वर्ट करता है माइक्रो सेकेंड्स में। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसमें मैंने लिखा भी है कि मिली सेकेंड्स को जो है कन्वर्ट करने का काम करेगा माइक्रो सेकेंड प्रिसीजन में। तो ये दोनों का हेल्प से जो है, ये दोनों प्रोटोकॉल के हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल है। और बाकी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि जो IST यूज़ करने के लिए क्यों बोला जा रहा है ऑफिसर्स को, कि ऑफिसर्स जो है या तो यूरोप यूनियन का टाइम यूज़ करते हैं या USA का टाइम यूज़ करते हैं कभी कभी अपने लॉग में, सर्वर में या डिफरेंट जगह पे, जिसके से साइबर अटैक करना ईजी हो जाता है और साइबर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को रिड्यूस करने के लिए जो है जो जोशी जी है इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वन नेशन वन टाइम का। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ऑलरेडी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको यूज़ करते हुए आ रही है, जो कि 5 आवर 30 मिनट्स आगे मिलने वाला है जो लंदन का टाइम है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में आपने ऑलरेडी साइंस या ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होगा, तो इधर हम इतना डिटेल में जाते भी नहीं है, आपको पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लॉन्चेस के ऊपर। लॉन्चेस के ऊपर पहला लॉन्च क्या आ रहा है उसके ऊपर कर रहे थे।
तो ये लॉन्चेस मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, कि इन्होंने लॉन्च किया है एक जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। अब ये जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल है क्या? ये एक तरह का पोर्टल होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, यहाँ पे तो एक ड्रॉ कर लेते थोड़ा। तो एक तरह का पोर्टल होने वाला है जिसके अंतर्गत कितने मेल और कितने फीमेल काम कर रहे हैं उसको लिखा जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 1100 मेल काम कर रहे हैं कोई एक जगह पे, राजस्थान में काम कर रहे हैं कोई डिस्ट्रिक्ट में, और मान लेते हैं कि 900 या 800 फीमेल जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि ये 300 जो गैप है जेंडर इक्वलिटी के अंदर का, जो 300 का गैप है इसको फिल किया जाएगा। और ये फिल कैसे की जाएगी? ये फिल की जाएगी वुमेन जो भी है उनके लिए कोई स्कीम लॉन्च करते हुए। तो ये पता कैसे लगेगा? ये तभी पता लगेगा जब जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल में चेक किया जाएगा उसके बाद। और इसका जो भी फंडिंग निकालने वाले गवर्नमेंट, वो निकालेंगी जेंडर बजटिंग के नाम पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़ है। अब हम इस न्यूज़ को जो है कवर करते हैं एक बाय एक डिटेल में। तो इसके बारे में जो सेंटर ने बताया था नेशनल कंसल्टेशन में, जो कि न्यू दिल्ली में भी हेल्थ एक इवेंट, वहाँ पे बताया गया था। ये जो विज्ञान भवन है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे बताया गया था। और अभी जेंडर बजटिंग जो है टोटल 20 साल होने वाला है, तो इसके बारे में यहीं पे जो है डिस्कस किया गया, ठीक है। 20वीं एनिवर्सरी थी, यहीं पे जो है डिस्कस किया गया। अब इसके बारे में पढ़े तो ये क्या होने वाला है? ये एक तरह का सर्व करने वाला है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि जेंडर बजटिंग एफर्ट को जो है सेंटर और फिर जो स्टेट मिनिस्टर है उसको देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। ये एक तरह का नॉलेज रेपोजिटरी रहने वाले है जिसके अंतर्गत बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनुअल और टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको चीज़ बता दी। अब बात करते हैं 2014-15 की। वैसे तो जेंडर बजटिंग जो है 2004 में लॉन्च किया गया था। टोटल 20 साल अब पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 2004-5 के आसपास लॉन्च किया गया था और अब जो है टोटल 20 साल हो चुके हैं। लेकिन हमें इतना पुराना डेटा पढ़ना नहीं है। अगर हम बात करें 2014 और 15 की, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की, उस समय जो बजट एलोकेशन की थी वो 0.98 लाख करोड़ रुपए की थी। और अभी के टाइम पे बात करें कि अभी के टाइम पे आपको मिलेगा 4.49 लाख करोड़ रुपए जो है इस बजटिंग के अंतर्गत पैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ 4.5x जो है 11 साल में बढ़ा है। और जेंडर बजटिंग में कुछ 37% जो है लास्ट ईयर से भी जो ग्रोथ हुई है। मतलब जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। और वो सारा डेटा जो है इसी पोर्टल में मिलता है कि सही है कि नहीं, जो भी जेंडर बजटिंग है कितनी है वो इस प्लेटफॉर्म पे ही मिल पाता है। अब मैं थोड़ा आपको स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ में लेके जाना चाहूँगा। और ये थीम जो है आप अपने आप से पढ़ लेना, 20 ईयर ऑफ जेंडर बजटिंग अचीवमेंट एंड चैलेंज इस बार का थीम था। तो अब ले आपको हिमाचल प्रदेश में ले जाता हूँ। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है राजीव गांधी वैन समृद्धा योजना लॉन्च किया, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर ले। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है लॉन्च किया है। अब ये योजना के अंतर्गत क्या रहने वाला है? ये योजना के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल, जो भी लोग हैं, वो अगर प्लांटेशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं कुछ 2 हेक्टेयर लैंड को और 5 साल तक मेंटेन करता है, तो उनको कुछ ना कुछ जो है मेडल दिया जाएगा। जैसे कि महिला मंडल को इसमें इंगेज किया जाएगा, ठीक है। उसका युवा मंडल को भी इंगेज किया जाएगा, उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इंगेज किया जाएगा। और इनको बोला जाएगा कि आप जो है 2 हेक्टेयर तक जो है प्लांटेशन करो और उसको जो है मेंटेन करो 5 साल तक अंडर दिस प्लान या तो अंडर दिस योजना, ऐसा कुछ रहने वाला है। उसके बाद ग्रीन एडॉप्शन स्कीम भी लॉन्च किया। और एक ग्रीन एडॉप्शन स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया कॉर्पोरेट्स, एनजीओ इनके लिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एनजीओ के लिए लॉन्च किया, जिसके अंदर देख सकते हो कि अंबुजा ग्रुप जो कि अभी के टाइम पे अदानी के पास है, तो इन्होंने बोला टोटल 25 हेक्टेयर जो है लैंड में अपना पेड़ उगाएंगे। उसके बाद अदानी फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला 10 हेक्टेयर लैंड में जो है पेड़ उगाएंगे। और अल्ट्राटेक के बारे में बात करें कि इन्होंने बोला कि 10 हेक्टेयर लैंड में जो है पेड़ उगाएंगे। तो ये बात करें कि ये जितने मैंने आपको कंपनी बताई है, अंबुजा, अल्ट्राटेक या अदानी फाउंडेशन, जो कि अंबुजा ही खरीद के बैठी है ये, तो ये सारे जो है सीमेंट बेस्ड कंपनी है। और सीमेंट बेस्ड की वजह से जो सीमेंट बनाती है कंपनीज, उसके इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज होता है। तो इन्वायरमेंट को डैमेज अगर ये कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कि वो इन्वायरमेंट को ठीक भी रखे। तो गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर सीमेंट बना रहे हो ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत आपको काम भी करना पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत बोला गया है कि ये 25 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर जो है लैंड में आपको फॉरेस्ट उगाने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए बोला गया है।
अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि आ रहा है आरबीआई की तरफ से। तो पहला न्यूज़ मिलेगा आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई ने रिवाइज किया है पीएसएल नॉर्म्स। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो गाइडलाइन है वो चेंज किया गया है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से जो है इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो इसी फाइनेंशियल में जो इफेक्टिव होने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो आपको मिलेगा कि आरबीआई ने इशू किया है पीएसएलआई मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है स्टार्ट होगा, मतलब हो चुका है। तो इसके बारे में बात करें तो ये इशू किया गया अंडर द सेक्शन 22(1) बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के अंतर्गत, और ये पूरा का पूरा गाइडलाइन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दूंगा जिसके से आप थोड़ा और चीज़ समझ सकते हो क्या जो है पहले रूल्स और रेगुलेशंस था और अभी के टाइम पे क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये 20 जून को ये पूरा न्यूज़ आया गया है, जिसके अंतर्गत रिव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि गाइडलाइन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल बैंकिंग इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो नवंबर 27 2014 को आया था, उसके अंतर्गत जो गाइडलाइन फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्राइवेट सेक्टर इसको रिलीज किया गया था 5 दिसंबर 2019 को। तो वो दोनों को जो है एमिट करके ये नया रूल लाया गया। ठीक है, तो ये दोनों को एमिट करके जो है नया रूल लाया गया, और इसके अंदर क्या कहा गया आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, या तो मैंने आपको जो कंटेंट दे के रखा है वहाँ से पढ़ सकते हो। तो हम आगे लेके चलते हैं आपको और आगे पूरा का पूरा न्यूज़ कवर करवाते हैं क्या न्यूज़ है। ठीक है, थोड़ा सेट कर ले इसको सही से। ठीक है, सेट हो गया। तो इसके बारे में पढ़े तो इसमें क्या बोला गया है कि एक तो पहले तो आपको मैं पीएसएल समझाता हूँ। पहले पीएसएल है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मतलब क्या, वो प्रायोरिटी जो कि अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है। कौन कौन से प्रायोरिटीज, जैसे कि मान सकते हो कि फार्मर हो गया, ठीक है, स्मॉल एमएसएमई हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो ये सारे जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आती है, और आरबीआई बोलता है जितने भी बैंक्स हैं एनबीएफसीज हैं इनको कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है रखना ही पड़ता है, मतलब लोन के तौर पे जो है देना ही पड़ता है। ये सारे जितने मैं आपको बताया फार्मर, स्मॉल एमएसएमई, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबको, ठीक है, तो इतना जो लोन देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। वैसे ही कुछ जो पेमेंट बैंक है इनको भी देना पड़ता है, और इनके लिए जो पहले लिमिट थी वो 75% ऑफ एएनबीसी था। अब एएनबीसी क्या रहता है, इसका मतलब हो गया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एडजस्टेड बैंक क्रेडिट होता क्या है, इसके अंतर्गत जो बैंक ने ऑलरेडी लोन किसी को दे के रखा हो वो भी ऐड होता है, उसके साथ अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जीसेक में इन्वेस्ट किया हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हो, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, तो ये सारे भी जो है इसके अंतर्गत इंक्लूड रहते हैं, और उसके बाद जो है एएनबीसी को टोटल कैलकुलेट किया जाता है। मैं होप करके बैठा हूँ आपने एएनबीसी के बारे में पहले पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं अगर डिटेल में पढ़ाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और आप भी छोड़ के चले जाओगे। तो बेटर ये है कि एएनबीसी अगर पढ़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। मैंने जितना प्रोवाइड कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन उतना मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, या तो एएनबीसी ली जाती है उसका 75% लिया जाता था पहले, या तो सीईओबीई लिया जाता था। अब ये सीईओबीई क्या है उसको समझते हैं। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि बैंक जो है बैंक गारंटी देती है, ठीक है, बैंक जो है बैंक गारंटी देती है, बड़े बड़े बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स को भी देती है। तो बैंक को क्या बोलती है आरबीआई कि आपको जो बैंक गारंटी देते हो उसको एज अ लोन की तरह लेना है। क्यों? क्योंकि क्या पता कि जो बैंक गारंटी दी है वो पर्सन ने जो है जिसको बैंक गारंटी दी है वो पर्सन ने आपको पैसा नहीं लौटाया, वो पर्सन को पैसा नहीं लौटाया है जिस पर्सन को लौटाना चाहिए था। बैंक गारंटी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्या होता है बैंक गारंटी। अब मान लेते हैं दो पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम राजू ले लेते हैं, जिसका राजू नाम है, और दूसरा पर्सन है बी जिसका नाम हम क्या ले बताइए, आकाश ले लेते हैं, ठीक है। अब आकाश को जो है आकाश बोल रहा है कि मैं तुझसे 1 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले मैं जो भी 1 करोड़ जो है मैं 1 महीना या तो मान लेते हैं 1 साल में लौटा दूंगा। आकाश ऐसा बोल रहा है राजू को, लेकिन राजू बोलता है क्या गारंटी है कि तू मेरे को 1 करोड़ रुपए दे ही देगा। तो आकाश बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन मैं एक तरह से बैंक की तरफ से गारंटी लेके आ सकता हूँ जो कि तेरा जो 1 करोड़ है वो दिखाएगा, ठीक है।
तो क्या करेगा कि आकाश जो है बैंक के पास जाएगा, बैंक गारंटी लेगा और बैंक गारंटी लेके जो है इसको पकड़ा देगा। और राजू भी खुश हो जाएगा कि अगर बाई चांस आकाश ने जो है 1 करोड़ रुपए नहीं दिए राजू को, तो उस केस में राजू किसके पास जाएगा, राजू जाएगा बैंक के पास कि बैंक भैया आपने मेरे को बैंक गारंटी देकर रखा था, इसका मतलब क्या आपने लिख के दिया था, अगर आकाश ने अगर मेरे को पैसे नहीं दिए तो आप मुझे पैसे दोगे। तो उस केस में बैंक को देना पड़ जाता है पैसे, और उसी को जो है बोला गया है CEOBE, मतलब जो भी बैंक गारंटी दे रहे हो उसको भी जो है इंक्लूड करना है एज अ लोन की तरह, और उसको भी लोन के साथ ऐड करते हुए चलना है। तो इसमें अंदर बोला गया है कि या तो 75% हो ANBC का या तो CEOBE का, जो भी ज़्यादा रहेगा उसका 75%। अगर ANBC अगर लोन जो है और इन्वेस्टमेंट है वो अगर 100 करोड़ है, 100 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका 75% कितना हो गया, उसका 75% 75 करोड़ रुपये हो गया। और वैसे ही अब मान लो कि CE जो भी है CEOBE ये अगर 120 करोड़ रुपये हो गया, 120 करोड़ रुपये हो गया, तो उस केस में जो CEOBE है इसको लिया जाएगा और इसका 75% लेके जो है बोला जाएगा कि PSL में पैसा लगाओ, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको, ठीक है, सबके लिए अलग अलग रहता है। जो कमर्शियल बैंक रहता है उनके लिए अलग रहता है। अब कमर्शियल में बताना कि कमर्शियल बैंक में कितना रहता है और बाकी चीज़ में कितना रहता है, बट अभी के लिए हम जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर ही बढ़ता है। तो पहले जो था वो 75% था और अभी के टाइम पे जो है 60% रख दिया गया है, 60% में रिड्यूस किया गया है। और बात करें कोर PSL एलोकेशन, कोर PSL एलोकेशन के अंतर्गत जो फार्मिंग है उसका जो MSME है वो आती है। पहले जो था वो 40% था, अब उसको 40% में ही रखा गया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन जो चेंज किया गया फ्लेक्सिबल PSL एलोकेशन में, जो कि फार्मिंग और MSME को छोड़ के जैसे एजुकेशन हो गया या हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे जो है 35% पहले था और अब जो है इसको रिड्यूस करके जो है 20% कर दिया गया है, ठीक है। पहले था 35%, अब उसको रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RBI ने बोला है कि जो ANBC है या तो वो ज़्यादा हो या तो CEOBE हो, जो भी ज़्यादा हो उसको जो है लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, 60% कैलकुलेशन या 20% कैलकुलेशन के लिए ये दो चीज़ को ली जाती है। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा चीज़ें। आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है उसको समझते हैं। एग्जाम के लिए आपको जो ये 70% है इसका 60% हो गया, जो 40% कोर PSL एलोकेशन था वो अभी उतना ही है, 40% ही है। उसके साथ 35% पहले रखा गया था फ्लेक्सिबल PSL एलोकेशन, वो जो है 20% हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में करके दिया है जिसके आपको पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पर्पस और फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये फोकस जो इंक्लूजन होने वाला है इसके अंतर्गत 40% जो है कोर PSL को दी जाएंगी, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग होगी, वीकनेस सेक्शन हो गए, ये सबको। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर बात करें कि स्टैटिस्टिक लैंडिंग यहाँ पे 20% दी जाएंगी फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे, ये जितने भी PSL सेक्टर जो रह गए हैं इसके अलावा उनको दी जाएंगी। उसके बाद बैलेंस शीट मैनेजमेंट भी की जाएंगी, इसके अंदर रिड्यूस रिस्क, सपोर्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सस्टेनेबिलिटी और मेंटेन कर पाए इंक्लूजन। तो ये पॉइंट्स तो कुछ काम के नहीं, इसको छोड़ते हुए चल सकते। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं एक ट्रिक जो कि मैंने बनाया फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2026। इसके अंदर क्या बोला गया कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको 60-40-20 का रेशियो फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, जिसमें 60% आपको टोटल मिलने वाला है, ठीक है। उसमें 40% कोर मिलेगा और फिर 20% जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। कोर मतलब जो कोर PSL है वो फ्लेक्सिबिलिटी 20% है और टोटल PSL जो रखी गई वो 60% में रखी गई है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से आप याद रख सकते हो, तो बढ़िया है, याद कर पाओगे यार, इतना कुछ हार्ड है नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो ये याद रखना 60-40-20। अब बात करते हैं व्हाट इज PSLI। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि RBI वांट्स टू मेक दैट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि फार्मर हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गए, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, उस फॉर द पुअर, उसके लिए जो है बैंक लोन प्रोवाइड करने का। तो इसके अंतर्गत PSL के अंतर्गत जो है दी जाती है गवर्नमेंट मतलब RBI बोलती है बैंक्स को कि आपको इतना % जो है एज अ लोन के तौर पे देना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं पेनल्टीज के ऊपर बढ़ते हैं। RBI का दूसरा न्यूज़, तो जो फिनो पेमेंट बैंक है इसके ऊपर RBI ने पेनल्टी लगाई है 29.6 लाख का, ठीक है। अभी इनका जो है इनके ऊपर जो है पूरा सुपरवाइजरी जो हो रहा था 2024 का एक सेट चेक हो रही थी इनके जो भी अकाउंट्स हैं उधर, तो उधर पाया गया कि इन्होंने ब्रीच किया है एंड ऑफ द डे कस्टमर बैलेंस लिमिट को। क्या है ये कस्टमर बैलेंस लिमिट? RBI के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पेमेंट बैंक है
उनको 2 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ता है पर कस्टमर। 2 लाख रुपए पर कस्टमर जो है मेंटेन करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे का मतलब 11:59 PM तक जो है 2 लाख रुपए जो है मेंटेन करना पड़ता है डेली के बेसिस पे, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में जो है इशू हो जाती है, और यही जो है ब्रिज किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मल्टीपल ओकेजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन ने जो है 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है बैंक में आके, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये तो 2.5 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, कि पर डे बोला गया था कि 2 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए पर कस्टमर। हाँ, ये डेफिनेटली 2.5 लाख ज़्यादा हो गया। अब ये मान लेते हैं कि सुबह के 10 बजे इन्होंने पैसे डाले, ठीक है, राजू ने पैसे डाले कितने, सुबह के 10 बजे। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया, 2.5 लाख डाले तो हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो ये जो है अंडर द लिमिट आ जाएगा। रात तक जो है विड्रॉ कर लिया, शाम के जो है 4 बजे तक जो है वापस से विड्रॉ कर लिया, तो ये जो है लिमिट में आ जाएगा, वापस से 2 लाख की लिमिट में आ जाएगी। तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता इसके अंदर का, ठीक है। तो ये इशू नहीं चल रहा था, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे का मतलब, ठीक है, एंड ऑफ द डे का मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले डाल दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। जब रात के 12 बजे होंगे उसके बाद अगर किसी ने पर्सन ने विड्रॉ कर लिया अपने अकाउंट से, तो उस केस में उसको 2 लाख की कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन बात करें कि फिनो पेमेंट बैंक में डिफरेंट अकाउंट्स मिले हैं, 2.5, 2.3 लाख, 2.2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके डिफरेंट अकाउंट्स मिले हैं जहाँ पे पर्सन का जो अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है। इसी की वजह से इनके ऊपर जो है 29.6 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। तो मैंने सिंपल इधर वर्ड्स में भी लिख के रखा है कि फिनो जो है उन कस्टमर का जो भी अकाउंट है उसमें 2 लाख से ज़्यादा पैसा रखा गया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है बाय द RBI, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को जो रेडिट है यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, और जो रेडिट का जो स्पोर्ट्स कमेटी है उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद बाटा का नया CEO, ग्लोबल CEO चॉइस किया गया है प्रनास को, ठीक है। और ये संदीप को जो है रिप्लेस किया है, संदीप कटारिया को जो है रिप्लेस किया गया, ठीक है। ये छोटे छोटे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक होता नहीं है, तो यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम स्किप करते चलते, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। हम सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको अवार्ड में बढ़े, तो ये अवार्ड मिल रहा है आपको युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का अवार्ड, जो कि साहित्य अकादमी देती है। अब साहित्य अकादमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जाती है। अब ये कौन सा अवार्ड है, ये क्या अवार्ड है, उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, बाद में इस अवार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अवार्ड जो है 1954 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दी जाती है, टोटल 24 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो 22 तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसके साथ इंग्लिश भी इंक्लूड है, ठीक है। और टोटल 24 लैंग्वेज में देते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। और ये लिटरेचर में जो भी अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। टोटल 23 तो युवा पुरस्कार दिया गया है, और टोटल 24 जो है बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, मतलब बच्चों को दिया गया है। और ये युवा पुरस्कार ये 35 की एज से जो कम है उनको दी जाती है, तो उनको ये वाला अवार्ड दिया गया है, युवा पुरस्कार। बात करें टोटल 23 अवार्ड्स है, तो 23 अवार्ड्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बेटर यही है कि इसको छोड़ते हुए चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें 23 में आपको बताता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके साथ जो है हिंदी लिटरेचर ही पूछा जा सकता है। ये 2 पढ़ते हुए चलो। उसके साथ बहुत सारे हैं, 23 के 23 जो है पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बेटर है इसको छोड़ो। ये इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, ये मैं आपको वीकली में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी पूछे जाने के बहुत कम चांस है। और मेरा यही मोटिव है कि एग्जाम में रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। और बैंक साथी का ये मोटिव है, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ PDF में डेली में, लेकिन आपको वीकली में मिल जाएगा जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े, तो इसमें डोगरी को कोई अवार्ड नहीं गया, ये चीज़ ध्यान देना। 24 जो अवार्ड्स हैं उसमें डोगरी भी आती है, तो डोगरी में किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया है। टोटल 6 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। पोएट्री में 9, नोवेल में 5, शॉर्ट स्टोरीज में 4, क्रिटिज्म में 3, ऐसे में 1 और एपिक में 1, ठीक है। और बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें कैटेगरी आपको मिलेगा पोएट्री में 8 दी जाएंगी, स्टोरी में 5, शॉर्ट स्टोरी में 4, नोवेल में 4, ड्रामा में 1, आर्टिकल में 1 और प्ले में 1। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे में कितने अवार्ड दिए जाते हैं या पोएट्री में कितने अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको आपको कवर करते हुए चलना है। जो भी अवार्ड जीता है उसको 50,000 रुपये दी जाती है,
उसके साथ एक कॉपर का जो है प्लेट दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। 50,000 रुपये करके दी जाते हैं जो भी अवार्ड जीतता है। कभी कभी आपको एग्जामिनर जो है अवार्ड का जो प्राइज मनी है वो पूछ लेता है, तो इसलिए आपको प्राइज मनी पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट मैं आपको डिफेंस ले जाता हूँ। डिफेंस में जो है रुद्रास्त्र यूएवी की तरफ ले चलता हूँ। इसको जो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर ने जो लॉन्च किया है। ये देख सकते हो कुछ ऐसा ड्रोन है जो कि टोटल 50 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। टोटल रेंज जो है ये इसका 170 किलोमीटर तक है। मतलब ये अटैक जो कर सकता है टोटल 170 किलोमीटर तक कर सकता है। इवन ये जो है खुद को ब्लास्ट भी कर सकता है। इसके देख सकते हो यहाँ पे इंक्लूडिंग लोटरिंग लिखा है। लोटरिंग का मतलब क्या है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग भी है। जैसे पाकिस्तान के जो फौजी है वो क्या करते हैं, या तो पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, वो खुद आके शहीद हो जाते हैं। तो वैसे ही इसका भी काम है शहीद होने का, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं मरता, इसमें ड्रोन मर जाता है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका ट्रायल जो है जून 2025 में हुआ था, और जो पोखरान फायरिंग रेंज राजस्थान में यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ मिलके सोलर डिफेंस एरोस्पेस ने ये ट्रायल किया गया था। ये ड्रोन की एक स्पेशलिटी है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब क्या, ये मान लेते हैं ड्रोन है, ठीक है, ये आपका ड्रोन है, तो ये वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। इसके लिए इसको बोला गया वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, ठीक है। और इसके अंदर ये पेलोड भी कैरी कर सकता है, जिसके से ये खतरनाक बन जाता है। अब चलते हैं कुछ बुक्स के ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। एक तो बुक आ रही है जो कि इंग्लिश में बोला जाता है कॉइन डेट स्पीकिंग तमिल हिस्ट्री। ये बुक का नाम है टोटल, देख सकते हो। और इस बुक को जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो तमिलनाडु के इन्होंने लिखा है, उसके साथ जो एक रिसर्चर है इनके द्वारा भी लिखा गया। तो 2 पर्सन का नाम याद रखना। ये इस बुक में क्या लिखा गया वो इंपॉर्टेंट है, हम उसको कवर करते हैं। इस बुक में 2000 साल का जो कॉइन हिस्ट्री लिखा गया है तमिल रीजन में, तो इस बुक में ये चीज़ लिखी गई, ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी पब्लिशर कोई नहीं पूछता, मेरा काम है देने का, मैंने दे दिया है। वैसे इनरिलेवेंट है, इसको छोड़ते चल सकते हो। उसके बाद 2 वॉल्यूम का जो है रिलीज़ किया गया है, जो अभी के टाइम पे तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन के द्वारा, ये चीज़ भी ध्यान देते चलना। यहाँ से पूछा नहीं चांस कम है, जो बुक की इंपॉर्टेंस है वो पढ़ना, और किसने जो है बुक लिखा है ये ज़्यादा पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर लॉन्च किया गया, बुक जो है रिलीज़ किया गया है। और ये आर्डिन जो पीएम ऑफ न्यूजीलैंड है इनके द्वारा लिखा गया है कि इनका जो जर्नी था, कैसे जो है ये पॉलिटिशियन जुड़े हैं, कैसे इनकी पर्सनल जर्नी थी, कैसे प्रेगनेंसी के तौर पे भी जो है इन्होंने न्यूजीलैंड का जो पीएम का कुर्सी संभाला है, वो सारी चीज़ें जो इस बुक के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ें तो नेक्स्ट आ रहा है इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये लिखा गया है श्रीनाथ रघवन के द्वारा। ये एक तरह का प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी में, इन्होंने ये बुक लिखी है, जिसके अंतर्गत जो इंदिरा गांधी है उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी इस बुक में लिखी गई है। और इंदिरा गांधी के बारे में पता होगा, ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल पीएम है अब तक, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, कैसी इनकी जर्नी थी, पॉलिटिशियन जर्नी 1966 से लेके 1984 तक, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिशर को नहीं पूछता, मेरा काम है देने का, इसलिए मैंने दे दिया। और ये सारी चीज़ें जो है एक हमारा इम्पैक्ट मैप पीडीएफ करके आता है, जहाँ पे सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हट जाती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करिए पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको www.mappingoffice.com पे भी मिल जाएगा। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको करंट अफेयर्स पढ़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे माइंड मैपिंग फॉर्म में देते हैं, और हम गर्व से बोलते हैं कि हम ही एक लौते हैं जो कि आपको वीकली और मंथली भी जो है माइंड मैपिंग फॉर्म में पूरा प्रोवाइड करते हैं। सो वीडियो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए बाय बाय, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।